जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स से अलजबरा का आज हमने कोई दो थ्योरम करने हैं छोटे छोटे और एक क्वेश्चन करना है। स्टेटमेंट आपके सामने मैं रीड करता हूँ। प्रूव्ड सर है। पेज नंबर बता दें। पेज नंबर नोट्स जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ना उसमें पेज नंबर आपका 49 मतलब जो उनसे वो रेफरेंस बुक जो उनसे नोट्स आपको वही किस्म का यूज़ करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने रीड करता हूँ। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट अ नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एट लीस्ट 6 एलिमेंट। नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप जो है नॉन कम्यूटेटिव का पता ना कि यूं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए की नॉन कम्यूटेटिव में होता है। कम्यूटेटिव में ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट में प्लस में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक। नॉन मतलब वो जो भी मतलब जैसे मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ज़्यादा अक्सर थ्योरम को मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से हम उस पर हम काम करते हैं। ठीक है मतलब थ्योरम प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप जो है उसके एट लीस्ट 6 एलिमेंट होंगे। तो ये प्रूव करना है किसी को। ठीक है यस नॉन सर। कम्यूटेटिव। देखो ना कुछ इसमें बड़ी फंडामेंटल चीजें होती हैं जैसे देखें अब T3 वाला ग्रुप है 3 एलिमेंट वाला ग्रुप है तो उसमें तो कंफर्म है उसमें होना है अबिलियन ही मतलब उसमें जब वो 3 एलिमेंट वाला ग्रुप है मतलब मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से जाकर देख रहे हैं चाहे प्लस के रिस्पेक्ट से देखें अब वो 3 एलिमेंट हैं उसमें देखें मतलब फर्स्ट गया एक तो आइडेंटिटी हो गया आइडेंटिटी में तो होना ही होना है जी सर। आइडेंटिटी से होना बाकी देखें वो दो जो एलिमेंट हैं उसमें जैसे उसका इन्वर्स वो मतलब जैसे वो इन्वर्स तो बीच में देखें ना डेफिनेटली फिर इन्वर्स भी वो एक दूसरे के होंगे मतलब उसका एडिटिव इन्वर्स वो होगा उसका मतलब एडिटिव इन्वर्स वो दोनों एक दूसरे के होंगे और फिर वो कम्यूटेटिव भी होंगे। ठीक है और वैसे भी हमने अलग से सीखा है कि जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है ना जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो लाजमी साइक्लिक होता है यानी एक फंडामेंटल याद रखना है मतलब ग्रुप है अब उसके एलिमेंट अगर प्राइम है तो उसमें लाजमी साइक्लिक ग्रुप होना है वो लाजमी साइक्लिक ग्रुप होगा। सर ये थ्योरम भी हमने थ्योरम सर भी किया है किया हुआ है। ठीक है मतलब अब देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो लाजमी साइक्लिक होगा और ये भी हमने अलग से थ्योरम सीखा हुआ है कि जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो लाजमी बिलियन होगा। यस सर। साइक्लिक ग्रुपों को लाजमी ज़्यादा आप इसमें देखें जो प्राइम वाला ऑर्डर वाला है वो जैसे 2 ऑर्डर वाला है 3 ऑर्डर वाला है 5 ऑर्डर वाला है वो तो लाजमी साइकिल होंगे और साइकिल की वजह से बिलियन होंगे। हमें बस यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ग्रुप जो नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है उसमें कम से कम 6 एलिमेंट होंगे मतलब 6 से पीछे वाले जो है ना वो कम्यूटेटिव ही होंगे मतलब 6 से कम से कम 6 एलिमेंट्स फिर आगे 6 वाला जो उनसे नॉन कम्यूटेटिव होगा फिर आगे चलो 7 वाला 8 वाला चलो 7 वाला नहीं होगा बीच में फिर आगे जो भी 8 वगैरह वो नॉन कम्यूटेटिव होंगे लेकिन कम से कम 6 हम जैसे देखें जो एक एलिमेंट वाला ग्रुप है उसमें तो लाजमी आइडेंटिटी होना है उसमें तो अबिलियन की प्रूव करने के लिए बात ही नहीं है वो तो लाजमी बात है उसको उससे मल्टीप्लाई करें उल्टा सीधा वही वही आंसर है। ठीक बट आइडेंटिटी है ना उसको मतलब जैसे देखो ना वो अब वो है ही आइडेंटिटी अब उसको उसी से मल्टीप्लाई करें इधर उधर रख के तो फिर वो डेफिनेटली वही आंसर अबिलियन मतलब कौन सा 1 एलिमेंट वाला तो अबिलियन हुआ ही हुआ। फिर बाकी वो 2 3 और 5 की बात जैसे हमने वो बात करी कि वो नो द ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज cyclic group or an every cyclic group is a billion group तो 2 3 ऑर्डर 2 3 और 5 ऑर्डर वाले को हम ऐसे उसको उस पर बात कर देंगे। ठीक है मतलब उसको ऐसे उसकी रीज़न ये बता देंगे कि जिनका ऑर्डर 2 है 3 है 5 है वो चूंकि प्राइम ऑर्डर वाले ग्रुप हैं प्राइम ऑर्डर वाले ग्रुप वी नो कि वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं एंड आल्सो वी नो कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ बिलियन ग्रुप वो उनकी बात हो गई खत्म। इसी तरह से 3 ऑर्डर वाला अगर ग्रुप कौन सा है जी आपके हमारे पास वो जैसे डाई ऑर्डर वाला भी हमने अलग से सीखे हुए हैं ना वो अब जैसे साइक्लिक नहीं होते उसमें एक एक उसमें कौन सा D2 और जो सा वो S3 नेचुरली तौर पे वो सेम आ जाता है D3 और S3 वो सेम आ जाता है। और जो 4 ऑर्डर वाला ग्रुप है अब देखे ना 2 3 5 और 1 वाली बात निकल गई अब रह गया 4 ऑर्डर वाला ग्रुप बिलियन होगा उसकी रीजन क्या है जैसे अब हमने ये थ्योरम किया ना चले ये तो थ्योरम भी किया ये भी आगे थ्योरम है। ठीक है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि ग्रुप का जिसका मतलब जैसे अब ये 4 ऑर्डर की बात करते हैं फिर आपको ये एक कॉन्सेप्ट है
क्योंकि जो 4 ऑर्डर वाला ग्रुप है, मतलब उसका ऑर्डर चूंकि 4 है, वो बेसिकली प्राइम की कोई पावर है, यानी कोई यूं कहें कि जो प्राइम की जो पावर वाला भी कोई प्राइम, जैसे 2 की पावर, किसी भी प्राइम की पावर, जैसे फॉर एग्जांपल जो उनसे है 3 की पावर 5, कोई भी पावर हो, ठीक। तो वो जैसे यहाँ पे प्राइम यहाँ पे क्या है, कौन सा जी, ये 4 ऑर्डर वाला है, ज़्यादा वो प्राइम का स्केयर है, तो इस वजह से वो क्या है, वो साइक्लिक, मतलब प्राइम की किसी पावर, मतलब उसका ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर हो, तो वो ऑर्डर भी क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, साइक्लिक नहीं, अबिलियन, साइक्लिक नहीं। साइक्लिक तो देखे ना, वो यस जो कैलन 4 ग्रुप है, 4 ऑर्डर का है ना, वो जो वो कौन सा अबिलियन नहीं होगा, अब वो क्या होगा, वो अबिलियन होगा, साइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि हम बाद ही हम थ्योरम ही यही कर रहे हैं, मतलब उसी पे बात करें कि जो नॉन कमोटेटिव होगा वो कम से कम 6 ऑर्डर वाला होगा। जैसे आप 4 ऑर्डर वाला है ना, ये क्या है, अबिलियन है। क्या रीजन है कि यस वो जो उसका ऑर्डर 4 है, 4 जो है वो प्राइम की पावर 2 है, तो इस वजह से वो क्या है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, साइक्लिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मतलब चले 4 ऑर्डर वाला साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, मतलब वो अगर ए से जनरेट हो रहा है, मतलब वो कौन सा वो वाला कौन सा वो जो 4th रूट ऑफ यूनिटी। लेकिन अभी जैसे वो कौन सी वो दूसरा कैलन 4 वाली बात करी थी, वो साइक्लिक नहीं है, वो अबिलियन है, ठीक है। मतलब देखना वो कोई भी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन कम्यूटेड ग्रुप है, नॉन बिलियन ग्रुप है, उसका कम से कम ऑर्डर 6 होगा। अब उसमें देखें आगे, अब जैसे हम 1 वाले की बात कर चुके हैं, 2 वाले 3, 2 3 5 1, ये तो चारों निकल गया ना, फिर 2 का 4 का भी आपको, अब रह गया 6 ऑर्डर वाला। 6 ऑर्डर वाला अगर साइक्लिक ग्रुप है, मतलब वही 6 रूट ऑफ यूनिटी, मतलब वो जैसे मतलब एक एलिमेंट से जनरेट हो गया हो, जैसे ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 6, वो आइडेंटिटी होगा। यार वो तो साइक्लिक ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप तो लाजमी विलीन होता है। लेकिन यहाँ फिर बात, फिर वो भी यहाँ पे किस्म का कंट्राडिक्शन होगी, जो स्टेटमेंट लिखी जो हम प्रूव करना चाहते हैं कि 6 ऑर्डर वाला जैसे साइक्लिक ग्रुप है, मतलब हम फिर हर तरह के ग्रुप को सामने लाते हैं। अब 6 ये साइक्लिक ग्रुप चाहे 18 ऑर्डर वाला है, चाहे 7 ऑर्डर वाला है, चाहे 2 ऑर्डर वाला है, मतलब कोई भी ऑर्डर वाला साइक्लिक ग्रुप है, वो तो लाजमी बिलियन होना है। लिहाजा फिर वो जो हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं, लिहाजा जो 6 ऑर्डर वाले जैसे हमने देखा ना, हमने बात करी, इधर मैंने जैसे 4 ऑर्डर वाली बात करी। अब ये क्या है, साइक्लिक नहीं है, लेकिन अबिलियन है, साइक्लिक नहीं है, अबिलियन है। इस तरह बाकी जो 2 ऑर्डर वाला, 3 वाला, 5 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला, वो साइक्लिक भी होंगे, बिलियन भी होंगे, वो साइक्लिक भी होंगे, बिलियन। अब 6 ऑर्डर वाले की बात करते हैं, 6 ऑर्डर वाला अगर साइक्लिक देखते हैं तो बिलियन होगा, क्योंकि साइक्लिक जब है वो बिलियन है। 6 ऑर्डर वाला कोई और ग्रुप कौन सा, वो कौन सा, वो S3 वाला, जैसे देखो S3 वो क्या है, S3 वो हमारा क्या है जी, साइक्लिक ग्रुप। वो कौन सा है, नॉन कम्यूटेड है, नॉन बिलियन ग्रुप S3। यस S3 जो सर है वो क्या है, नॉन बिलियन, कौन सा, कम से कम 6 ऑर्डर वाला जो सा ग्रुप है, मतलब 6 से नीचे जितने भी हैं, वो 1 ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला, 3 वाला, वो सारे क्या है, वो बिलियन ग्रुप है। लेकिन जो सा 6 वाला है साइक्लिक नहीं होगा, तो मतलब वो कौन सा, जैसे एग्जांपल है S3, यानी वो क्या है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है, नॉन बिलियन ग्रुप, ठीक। तो ये हमारा थ्योरम हो गया, कम हो गया क्लियर, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। बात को सिंपल है कि वो प्राइम का रेफरेंस देखो, उनका ऑर्डर प्राइम है, ठीक। उसके बाद कौन सा है जी, वो 1 वाला लाजमी बिलियन होता है, 2 3 वाले, 5 वाले वो प्राइम ऑर्डर की वजह से वो साइक्लिक भी बिलियन भी होंगे। 4 का भी रेफरेंस दिया आपने, मतलब वो क्या, वो 2 के स्केल की वजह से बिलियन है, लेकिन उसमें वो साइक्लिक नहीं है। अब 6 ऑर्डर वाला साइक्लिक तो बिलियन होगा ही, लेकिन कोई ना वो जैसे उसके अलावा कोई 6 ऑर्डर वाला कौन सा, जैसे कौन सा जिसका ऑर्डर 6 हो, वो कौन सा, जो सा बात हमने करी S3, वो कौन सा होगा, यस नॉन बिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। बाकी 6 ऑर्डर वाला साइक्लिक ग्रुप वो कौन सा, जैसे Z5 लें, Z5 उसमें 6 एलिमेंट, Z6 उसमें 6 यस एलिमेंट बनेंगे, हाँ वो 0 1 2 3, प्लीज तो वो भी फिर साइक्लिक होगा, बिलियन होगा। लेकिन अभी हम जो 6 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फिर हम हर तरह के ग्रुप की बात कर रहे हैं। 6 से कम वाला किसी तरह का भी ग्रुप होगा वो बिलियन होगा, लेकिन 6 ऑर्डर वाला साइक्लिक तो बिलियन होगा, लेकिन 6 ऑर्डर वाला जैसे वो दूसरा S3 वो साइक्लिक नहीं होगा। तो कम से कम नॉन कम्यूटेटिव वाला जो उसका ऑर्डर 6 होगा। नेक्स्ट हमें थ्योरम प्रूव करना है, तो सिंपल सा है
इम्पोर्टेंट भी है। ग्रुप में अलजेब्रा में यानी जो इस पेपर में जैसे भी ग्रुप वाला पोर्शन शुरू किया, ग्रुप के बाद फिर रिंग वेक्टर स्पेस दिया होंगी। अब इसमें थ्योरम ही जो ना उन पे हमने ज़्यादा मतलब ये पेपर में आते हैं ज़्यादा। ये क्या जी होमोमॉर्फिज्म का जैसे वो एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ। दो ग्रुप है, कौन से? एक है जी आर डैश लिख दिया, मतलब स्टेटमेंट आपके सामने जरा मैं रीड कर रहा हूँ। आर डैश मतलब कौन सा? नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर मतलब जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से करो, अदरवाइज जीरो हो तो फिर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप ही नहीं होगा। नॉन जीरो रियल नंबर को आर डैश से अक्सर आप तरह से लेते हैं, मतलब आर डैश से नोट कर लेते हैं। अदरवाइज तो कुछ इस तरह करते हैं, पॉजिटिव वाले के ऊपर पॉजिटिव लिख देते हैं, नेगेटिव वाले के ऊपर डैश डाल देते हैं, जिन्हें इधर मेंशन कर देना किस तरह कि आर डैश जो है वो कौन सा ग्रुप है? नॉन जीरो रियल नंबर ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और जो सा जेड है वो कौन सा है? प्लस के रिस्पेक्ट से ग्रुप है। इन दोनों में अगर मैपिंग हम लेते हैं, मतलब हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, अब ये दो ग्रुप आर डैश और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप, और सेट ऑफ इंटीजर जेड जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट से ग्रुप फॉर ईच, मतलब उसके हर एलिमेंट मतलब एक्स आर के हर एलिमेंट, आर का हर एलिमेंट वहां से लेने, फॉर ईच आर बिलोंग टू आर, आर मतलब जो सेट है वो उसका एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट ओनली वन एंड वन, ठीक, ये प्रूव करना है। देयर ओनली एग्जिस्ट वन एंड वन एम्बेडिंग क्या मतलब? क्या? मैपिंग फ्रॉम जेड टू आर डैश, फ्रॉम जेड टू एंड किस तरह की मैपिंग? सच डैश मतलब उधर से कोई दिया आर, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे ये वन इज इक्वल टू आर, ठीक है, जैसे फिर एन वाला भी जिक्र होना, एन वाला भी स्टेटमेंट में जिक्र होना चाहिए था, एन वाला भी स्टेटमेंट में जिक्र होना चाहिए, तो मैंने लिखा नहीं होगा, एन वाला भी जिक्र होना है, तो मैंने स्टेटमेंट को ज़रा दोबारा से लिखनी है जी। ये इस तरह सच एम्बेडिंग यहाँ पे मिस हो गया, ठीक, हो गया ये मेंशन कर दिया। एम्बेडिंग बताना है कि फंक्शन कैसे है जी, एफ मैपिंग फ्रॉम है, फंक्शन मैपिंग का नाम एफ फ्रॉम क्या है? जेड यानी इस ग्रुप यानी जेड टू आर डैश सच दैट, ये प्रूव करना बेसिकली कि उधर से आर क्या फॉर ईच आर, मतलब जैसे इधर बदलेंगे इधर बदल जाएगा, इधर कोई जैसे 10 लेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, यानी उधर से वो आर का कोई एलिमेंट बदल चेंज करेंगे तो इधर भी वो चेंज होगा उसके बाद। तो हम क्या करते हैं मैपिंग, जैसे उसने कहा ना कि यहाँ पे जो सा आर लेंगे, जो रियल नंबर लेंगे वो इधर आएगा, यहाँ पे 1, तो प्रूव हम क्या करते हैं, आर का कोई एलिमेंट लेते हैं और उधर से जेड का एलिमेंट लेते हैं, ठीक, मैपिंग खुद से डिफाइन करते हैं, मैपिंग खुद से डिफाइन करते हैं। प्रूव तो ये करना ना 1 मतलब यहाँ पे आर, यहाँ पे 1, यहाँ पे आर, लेकिन हम क्या करते हैं उस तरह की कोई मैपिंग अलग से खुद से डिजाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे किस्म का 1 था ना 1, तो मतलब यूं कि आर की पावर 1 एक किस्म का, तो यहाँ पे अब उससे रिजेबलिंग हमने मैपिंग खुद से क्रिएट की, मैपिंग का नाम रखा एफ, फिर नीचे ये मतलब ऐसे ही, और जो यहाँ पे होगा वही इधर, यानी जो सा यहाँ पे लेंगे वो यहाँ पे लिखने, और यहाँ पे जैसे एन लिखेंगे तो यहाँ पे एन, मतलब वो क्या 1 के साथ लिखे, 1 है तो आर की पावर 1, जैसे यहाँ पे एन है तो आर की पावर, और जो सा ये इंडेक्स में रखा होगा और वो इधर से वो आर में से जो सा एलिमेंट लिखेंगे तो इधर वो आएगा। और यहाँ पे ये क्या है, ये इंटीजर्स का होगा, क्योंकि मैपिंग क्या है फ्रॉम जेड टू आर डैश है, फ्रॉम जेड टू आर, यहाँ पे कोई जेड का एलिमेंट होगा और यहाँ पे भी जो जेड का एलिमेंट होगा वो मतलब जो यहाँ पे होगा डोमेन होगी तो वो उसकी बात और बनेगी, और ये रियल का एलिमेंट है, रियल का मतलब जो सा यहाँ पे इंडेक्स में लिखेंगे वो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 से मतलब यहाँ पे फिर आर की पावर 1 है, फिर आगे को जैसे एन से बनाएंगे तो यहाँ पे आर की पावर n है। तो ये मैपिंग है फ्रॉम जेड टू आर डैश, हमने खुद से मतलब उससे रिजेबलिंग बनाई। अब हमें प्रूव करना है कि ये इस तरह की ए की एम्बेडिंग होती है 1 and only 1, इस तरह की ये प्रूव करनी, जिसके लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, वेल डिफाइन करना होता है, फिर हमें 1 1 चेक करना होता है, फिर ऑन 2 चेक करना होता है, होमोमॉर्फिज्म चेक करना होता है, फिर हम कहते हैं कि इन दोनों फंक्शन में आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, तो इस तरह से फिर वो प्रूव हो जाएगी 1 1। देखिए हमें वेल डिफाइन चेक करने के लिए क्या करना होता है, अब जैसे फंक्शन हमने लिया ना, जिस तरह का फंक्शन
अब वन चेक करने के लिए दो डिफरेंट मतलब ये एलिमेंट लेके ये यूं कहें कि डोमेन ये पुट का डोमेन की यहाँ पे वैल्यू पुट का कि ये उसकी रेंज का इमेज का ये आंसर है। अब डोमेन के दो डिफरेंट वैल्यूज ली, डोमेन मतलब जो जेड में से दो डिफरेंट वैल्यूज ली एम और एन, हैं ये डिफरेंट, लेकिन अपनी तरफ से सोचा है अगर ये इक्वल है, लग तो नहीं है डिफरेंट एम और एन, लेकिन अगर ये इक्वल हैं मतलब आप हमें देख रही हैं, लेकिन हम यूं कहेंगे अब ये इक्वल हैं, जब ये इक्वल हैं तो इन पे फिर जो उसका आंसर है इमेज का आंसर भी एक जैसा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर डिफरेंट वैल्यू को उसका इमेज अलग होगा। ये प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि ये दो डिफरेंट वैल्यूज मतलब अगर एक जैसी हैं उन पे फिर आंसर भी एक जैसा होगा। असल में वो वैल्यूज डिफरेंट होंगी नहीं, कहने का मतलब ये। देखें यहाँ पे देखें ये क्या है जी, आर एम एज इक्वल एन, दोनों साइड पे खुद से वो आर की पावर उधर ली, आर की पावर वो ली, आर की पावर जो सा देखें ना, ये जो फंक्शन में डिजाइन किया आर की पावर एन, मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा वो इधर आ जाए, जो पावर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो पावर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, होगी बात लिखी है। तो ये बन जाएगा मतलब जैसे इसकी जगह क्या आ जाएगा ये और इसकी जगह ये। लिहाजा अगर वो दो वैल्यूज एक जैसी है मतलब अपनी तरफ डिफरेंट लग रही थी असल में एक जैसी ली है ना, तो वो अगर एक जैसी हैं तो उनका जो फंक्शन का आंसर है वो भी एक जैसा है। ये कहना का फंक्शन का बेसिकली फंक्शन का आंसर बन होता तो ये लेकिन बनता भी इसी से है। एक जैसी वैल्यू अगर हैं तो उनका इमेज का आंसर भी एक जैसा होगा। ये होता है वेल डिफाइंड। मैंने इससे पता चलता है कि वो फंक्शन जो वो मैपिंग है वेल डिफाइंड है। अब हम चेक करते हैं जी वन वन में चेक करने के लिए एक सब थ्योरम में आपको ऐसे करना तो ये अब जेन रखें, प्रोसेस जेन रखें। अब वही वापस जैसे वेल डिफाइंड में किया ना तो वही रिवर्स प्रोसेस करना। और अब हमने इमेज एक जैसा लेना है वो दो डिफरेंट वैल्यूज पे अपनी तरफ से एम और एन दो डिफरेंट वैल्यूज पे इमेज एक जैसा लिया, आंसर एक जैसा लिया। हालांकि एम और एन डिफरेंट आ गए हैं लेकिन सोचा कि एम पे आंसर और एन पे आंसर एक जैसा है। सोचा एम पे आंसर और एन पे आंसर एक जैसा है। अगर ऐसा है वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट पे आंसर लगी जी एक जैसा है, फिर असल में क्या होगा वो एम और एन कोई दो नहीं होगी, वो एक जैसी होगी। प्रूफ ये करना है वन में। तो ये देखें मतलब इसका आंसर इसके अगर इक्वल है तो इसका वैसे आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है। फिर वो चले वो पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, चले ये जब डिवाइड हो गया, ये तो जब डिवाइड हो गया उसकी पावर आर की पावर एन माइनस एन होगी। फिर ये जैसे आर की पावर 0 1 की जगह वो यार ये क्लियर नजर क्यों नहीं आ रहा बोर्ड के ऊपर? ये दूर की वजह से होता है। मैं इसको जरा पढ़ता हूँ। ये वैसे इसकी यहाँ पे अक्सर आप कहते हैं कॉर्नर पे थोड़ा सा नहीं, फिर उसको मैं सेट करता हूँ इंशाल्लाह। आप देख आप कुछ हुआ है बेहतर ये बताएं। जी सर। हो गया सर थोड़ा बड़ा लिखा करें। तो चलो वो तो थ्योरम भी पूरा करना था, लेकिन चलो मैं इसको कोशिश करूँगा इसकी बोर्ड की सेटिंग करता हूँ कल से, टेबल की सेटिंग कॉर्नर पे कोई अक्सर बार जब आप कहते हैं ये देखें ये इसकी जगह आर की पावर एन, इसकी जगह आर की पावर एन, मतलब वो जो इसका फंक्शन हमने डिजाइन किया हुआ है, मतलब यहाँ एम पुट किया तो ये बन जाएगा, एन पुट किया तो ये बन जाएगा। अब ये उधर जाकर डिवाइड हो गया, उसकी पावर आर की पावर एन माइनस एन, ये वन की जगह आर की पावर 0, तो पावर को कंपेयर कर दिया एन इज इक्वल, मतलब वो इमेज के आंसर एक जैसे थे दो डिफरेंट वैल्यूज पे, तो फिर असल में वो डिफरेंट वैल्यूज नहीं होगी, वो वैल्यूज भी एक जैसी होंगी। ये प्रूव किए मतलब वो डोमेन की वैल्यूज डिफरेंट नहीं होगी, वो असल में एक जैसी ही होंगी। ये प्रूव किया पर उनके यस सर। इमेजेस के आंसर एक जैसे थे, तो वो असल में इमेजेस के आंसर दो डिफरेंट वैल्यूज भी एक जैसे नहीं होंगे, वो असल में इमेजेस एक जैसे मतलब वो डोमेन वाली वैल्यूज भी एक जैसी होंगी। प्रूफ करना होता है दैट वन जी जी। सर। हो गया मतलब लेकिन ये थ्योरम अक्सर आपको ऐसे करना होता है, तो ये अब आपको ऐसे मतलब ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको इस तरह वर्किंग लिखनी में दबाना चाहिए प्रोसेस। अब उसके बाद वन के लिए क्या होता है कि वो जो फंक्शन है कि जो इमेज के हर आंसर्स के लिए के बदले डोमेन में भी उस वहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसे लिखना होता है फॉर ईच मतलब वो जो इमेज वाला आंसर है वो आर की पावर एन, जैसे आर की पावर एन बिलोंग टू मतलब उसका आंसर आर की पावर एन वहाँ मतलब लेकिन आर अगर उसकी पावर लेंगे तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा उधर से। जैसे कि वहाँ पे 2 है तो 2 का कोई स्केयर लिया 2 की पावर 5 वो नया आंसर आर में होगा, ठीक है। तो ये जैसे फंक्शन बनाया हुआ है आर की पावर एन, आर का एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट एन सच दैट, बस वो फंक्शन लिख देना पड़ेगा, ये आपको लिखना आना चाहिए बस और कुछ नहीं। सच दैट एफ आर मतलब जैसे फंक्शन वो नीचे जैसे समझेगा जो इंडेक्स से बनाया दूसरी साइड पे होगा, ठीक। तो ये अब उसके बाद होमोमॉर्फिज्म चेक करना होता है। होमोमॉर्फिज्म के लिए कैसे बस आपने जस्ट ये क्या करना होता है कि दो वो वैल्यूज जो सी है ना उसकी जो सा हमारा फंक्शन है
वो डोमेन वाला सेट है वो z है, दो डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे ऐड किया, उस पे वो फंक्शन मतलब वो डोमेन की जगह वो पुट किया, मतलब वो फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। फंक्शन मतलब किस तरह से मैपिंग ऑन क्या n प्लस n, तो ये फिर फंक्शन मतलब कैसे r की पावर होगी, ये r की पावर बन जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी r की पावर उसके ऊपर अलग हो जाएगी, उसके ऊपर अलग हो जाएगी, और इसकी जगह लिखेंगे वो f मतलब m पे मैपिंग और ये क्या n पे मैपिंग, तो ये ऐसा मतलब हो गया। तो ये किस्म की ये क्या प्रूव हो गया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव होगी। अब जैसे होमोमॉर्फिज्म भी वो प्रूव हो जाए दो मतलब वो ग्रुप्स में, ठीक है, और वो अगर इस तरह वो ऊपर बाइजेक्टिव भी मैपिंग हो, तो हम कहते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में क्या है आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब वो वाला जो ग्रुप है पहले वाला जिससे मैपिंग दूसरे बनाई, मतलब उन दोनों ग्रुप्स में आपस में क्या होती है आइसोमॉर्फिज्म, ऐसे लिखा है hence z is isomorphic to r dash, ठीक है। तो जब वो आइसोमॉर्फिक होते हैं ना इस तरह से दो सेट, तो फिर हम कह सकते हैं कि मतलब वही सेट जो से जिससे मैपिंग दूसरे बनाई, z can be embedded in group of bijective mapping of r dash, मतलब बस ये आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। मतलब ये इस तरह से जब वेल डिफाइन चेक करते हैं, वन वन चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं, होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं, वो दोनों ग्रुप्स में जैसे मतलब होता है, फिर ये आपको ऐसे ये कह सकते हैं, आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक। मतलब इन दोनों में आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब कि ये वाला सेट जो है ना कैन बी एम्बेडेड इन अ ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग ऑफ दिस ग्रुप, ठीक हो गया। बाई वो जोन सा फंक्शन दिया था, असल में जोन सा फंक्शन भी तो लिया ना ऐसे एफ आर, जो उसके नीचे लिखा था उस इज इक्वल टू बेसिकली वो था, और एट मतलब वो जो इंटीजर्स का एलिमेंट था वो सार की पावर थी दूसरी साइड पे पावर, इधर तो जस्ट नीचे वो लिखा, ठीक है। अब जैसे वो n होगा तो आगे पावर n होगी, 1 होगी तो आगे पावर 1 होगी, ठीक है। अब उसके बाद हमें प्रूव करना है कि कहीं ऐसा और हमें प्रूव करना था ना, जैसे उसमें वन एंड ओनली वन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वन एंड ओनली वन एम्बेडिंग, इस तरह की सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वन एम्बेडिंग है, ये प्रूव करनी। इसलिए हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि इस तरह की और एम्बेडिंग भी है, जैसे उसका नाम चले एफ रखे, हम नाम बदल के जरा चेक कर लेते हैं। अब हमने यूनिकनेस प्रूव करनी है, यूनिकनेस प्रूव करने के लिए देखें ये अब हम क्या करते हैं, नाउ वी वांट टू प्रूव यूनिकनेस ऑफ एफ आर, मतलब प्रूव करना चाहते हैं कि ये अकेली है, हम इसके अगेंस्ट चाहते हैं, यानी इसको उसकी मुखालफत करते हैं, दैट करते हैं देयर एग्जिस्ट अनदर ग्रुप जी आर सच दैट, मतलब वही एफ था एफ आर, वही जी आर जैसे अब हमने ले लिया वन पे करके, तो यहाँ पे किसी वन होगी, वो चले एन लिखेंगे तो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ बेसिकली वन वाला ही करना था। तो यहाँ पे अगर एन लिखते हैं, यहाँ पे एन, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये एन कैसे बन जाएगा, वन प्लस वन वो एन ही बन जाएगा, जैसे 10 लिखा तो उसको वन को 10 तक ऐड कर देंगे, तो ये किस्म वन को एन तक ऐड किया तो एक किस्म का एन ही बन जाएगा। उसको जैसे करेंगे तो वन पे करेंगे तो आर आएगा, फिर वो दूसरे के साथ करेंगे तो आर आएगा, तीसरे के साथ करेंगे, देखा ना बेसिकली जी आर एड वन जी आर एड, मतलब वो जैसे स्प्लिट हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म की वजह से, तो वो सबका आर आएगा तो आर की पावर एन, ज़्यादा वो आर की पावर आप एन जब बने हैं, तो एक किस्म का वो दोबारा वही है, वो जी आर कोई नया नहीं है, वो एक किस्म का एफ आर ही है, हो गया क्लियर। यानी ये बेसिकली जो उसका आंसर है जी वाले का नाम ही जरा बदला है ना, वो एक किस्म का एफ आर वाला ही बना है, हेंस देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन एम्बेडिंग एफ फ्रॉम z to r dash such that, मतलब ऐसे हो गया क्लियर। जी सर। अब आगे एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, देखो छोटा सा क्वेश्चन, ये आपने पहले भी सीखा इसका एग्जाम, 12 ऑर्डर का ग्रुप जो है उसका साइक्लिक ग्रुप है, 12 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, उसके सब ग्रुप फाइंड करने हैं, वो तो आपको पता है। 12 के डिवाइजर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ज़्यादा इसके 6 डिवाइजर हैं, तो 6 से सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादा कौन सा 12 ऑर्डर 12 ऑर्डर 12 पे भी डिवाइड, देखना 12 के डिवाइजर है 1 2 3 4 6 12, तो 12 ऑर्डर का ग्रुप तो वो खुद होगा ना, 12 ऑर्डर का ग्रुप तो वो खुद होगा, मैंने जैसे जी लिख दिया था, मतलब कौन सा ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 3, चलते चलते क्या बन जाएगा ए की पावर 11 और एक, यदि 12 ऑर्डर का ग्रुप एक तो वो खुद होगा ना उसका सब ग्रुप, दस वजह हर ग्रुप अपना सब ग्रुप अब सब जो अपना सब खुद होता है ना, यानी एक तो होगा ना वो खुद 12 वाला 12 ऑर्डर वाला, फिर उसके बाद क्या है जी 6 ऑर्डर वाला, 6 ऑर्डर वाला क्या होगा 2, उसका जनरेटर ए की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 6 ऑर्डर वाला, मतलब 6 एलिमेंट हो, ए की पावर 2 मतलब इसका जनरेटर होगा, उसका स्केयर, इसका क्यूब, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 6, फिर वो दोबारा 12 बन जाएगी।
फिर उसके बाद 4 ऑर्डर वाला देखें, 4 ऑर्डर वाला मतलब उसमें 4 एलिमेंट होंगे, मतलब कि उसका पहला एलिमेंट क्या होगा 1 पावर 3, ये 4 ऑर्डर मतलब 4 एलिमेंट वाला, तो 1 पावर 3 उसका जनरेटर होगा, 1 पावर 3 का स्केल लेंगे ये बन जाएगा, 1 पावर 3 का क्यूब लेंगे ये बन जाएगा, 1 पावर 3 की पावर 4 लेंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी, वो चूंकि 12 ऑर्डर 1 पावर 12 आइडेंटिटी। इस तरह 3 ऑर्डर वाला मतलब 3 एलिमेंट वाला मतलब 1 पावर 4 से शुरू होगा, उसके बाद 2 ऑर्डर वाला 1 पावर 6 से शुरू होगा, और 1 ऑर्डर वाला वो आइडेंटिटी खुद भी होगा, ये 1 पावर 12। ठीक है जी, सिंपल। इसमें तो ये आपने पहले भी किया होगा। बताएं जी, बताएं हो गया क्लियर? जी आपने यस सर। स्क्रीनशॉट कहाँ से लेना है बताएं जी। बरीरा आज भी वो कह रही थी, मैंने कहीं गुजरात वाला कहती है, तो फिर हम भी एक टोपोलॉजी का लेक्चर रखते हैं जी। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए? सर टेस्ट भी आज अलजेब्रा का टेस्ट है ना? जी सर अलजेब्रा। हाँ, वो मुझे ना थोड़ा सा दोबारा याद दिला दिया करे, वो इस तरह आपका वो ग्रुप के ऊपर मैसेज भी आ जाए तो फिर वो थोड़ा इजी हो जाता है, वो इस तरह फिर सामने आ जाता है। अदरवाइज चलें, ये तो नहीं किसी बोलने वाली क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए जी। आ दिया जवरिया जी चली सर वो वो जी क्या सर पेज नंबर 19 तक है, मतलब इसका जो है ना हाँ वो आपने थ्योरम वगैरह। ठीक है। तो टोपोलॉजी का मेरे ख्याल भी नहीं करते, इतना ही काफी है ना, कॉल कर लें। जी सर सर अब टेस्ट आप 9 बजे सेंड कर दीजिएगा। हाँ टेस्ट में ले लें, अभी आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, आपकी पहले कॉम्प्लेक्स की क्लास मिस हो गई है, वो तो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हमने थ्योरम की है। सर वो मुझे सेंड कर देना आप। वो सेंड करने का आप जरा देते हैं, उसमें लेक्चर को कट करना पड़ता है, अगर 20 मिनट से कम हो ना फिर आसानी से सेंड होता है, अदरवाइज फिर थोड़ा सा उसका बड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। चलो लास्ट हैं एंड से सर रह गया। हाँ, ये यहाँ से ये वाला यस सर। जी सर ये हो गया, नीचे करें सर। सर इसमें सर ये जो आपने अब बताया इसमें सब ग्रुप वही बनेंगे ना, जैसे हमने 1 के करने हैं तो जो मतलब 1 के मतलब जैसे 2 है तो जो मतलब हम 12 को 2 से डिवाइड करके इस तरह से करेंगे। चलो 2 का डिवाइड होता है मतलब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप, मतलब उसमें 2 एलिमेंट होंगे, मतलब एक वो होगा 2 ऑर्डर वाला, वो 2 एलिमेंट होंगे 12 ऑर्डर तो वाला। सर इसमें हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं जैसे हमने जी क्या जी सर मैंने क्या पूछ कर सकते हैं तो 2 वाला जब किया उसमें क्या किया फिर हम लोगों ने? तो 2 ऑर्डर वाला देखे ना, वो 1 पावर 6 उसमें एक एलिमेंट हो गया सर ये ठीक है ना, मतलब उसके जो डिवाइजर है ना जी सर उतने ऑर्डर के देखे ना, उसका 2 ऑर्डर वाला मतलब उसमें 2 एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट बस, वो देखें ये मतलब 1 पावर 6 उसका पहला एलिमेंट हो जाएगा, वो फिर 2 को 12 पे डिवाइड करके चेक कर लेंगे ना, वो 6 को 1 पावर 6 उसका पहला एलिमेंट। 3 ऑर्डर वाला मतलब क्या, अब उसको 3 को 12 पे डिवाइड करके पहला उसका एलिमेंट ये बन जाएगा 1 पावर 4, 3 ऑर्डर वाला मतलब, फिर उसमें उसकी पावर आगे बढ़ाते जाएंगे 1 पावर 12 तक रुक जाएंगे जी। जी आदिया बताएं, सिंपल सा था। यस सर। जी सर चलो करें जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, मीटिंग एंड अभी कर दो मीटिंग एंड। जी सर अभी फिर जी सर टोपोलॉजी का भी रख लें या रहने दें, मतलब जैसे अब आपकी थोड़ी राय भी तो रहे। फिर टेस्ट तो फिर 9 बजे स्टार्ट करना है, टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, मैं टेस्ट देता हूँ अलजेब्रा का, टोपोलॉजी का कल फिर ज़रा कोशिश करें ज़रा ज़्यादा कर लें टोपोलॉजी के साथ, कॉम्प्लेक्स का वैसे भी वेक्टर एनालिसिस का हमारा बड़ा सही चल रहा है, कल टोपोलॉजी के साथ फिर कोई हम कर लेंगे, टोपोलॉजी और कॉम्प्लेक्स तो यही है, टोपोलॉजी की ज़रा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, ओके।